नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तत्वों का वर्गीकरण के बारे में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं केमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तत्वों का वर्गीकरण, इसके बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो तत्वों के वर्गीकरण में अगर बात करें तो सबसे पहले तत्वों को वर्गीकृत करने का काम लेबोइजर साहब ने किया था, जिनको रसायन विज्ञान का पिता या जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये क्या किए थे कि सबसे पहले तत्वों को एलिमेंट बोल सकते हैं तत्वों को हम लोग, तो इसको दो भागों में बांटे थे, धातु और अधातु, मेटल और नॉन मेटल। बाद में क्या हुआ कि दूसरे नंबर पे आते हैं डेबोरेनर साहब, डेबोरेनर का त्रिक नियम। डेबोरेनर ने क्या किया कि तीन तीन तत्वों को सजाया, समान गुण वाले तीन तीन तत्वों को एक साथ लिया और पाया कि बीच वाला जो होता है तीनों तत्वों में, उसका परमाणु भार बोल सकते हैं, द्रव्यमान संख्या, वो बगल के दोनों के औसत भार के बराबर, एवरेज जो भी वेटेज आएगा उसके बराबर होगा। लेकिन हुआ ये कि जैसे जैसे नए तत्वों का खोज हुआ, ये उनका जो डेबोरेनर का ट्रिक नियम था वो फेल कर गया, मतलब सभी पे लागू नहीं होता था। इसके बाद आया न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड के अष्टक नियम को जानने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। तो न्यूलैंड ने क्या किया कि इन्होंने सभी तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया। तो पाया कि जिस तरह से सारे गामा पधा निसा में संगीत में हर आठवां जो स्वर होता है वो फिर से सा, सारे गामा पाधा निसा पहले की तरह मतलब गुण दिखाता है, वैसे ही इन्होंने बताया कि अगर हम लोग तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाएं तो प्रत्येक आठवां तत्व जो होगा वो पहले वाले से उसका गुण मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आए मेंडलीफ साहब। मेंडलीफ ने क्या किया कि पहली बार आवर्त सारणी के रूप में सजाया, और मेंडलीफ ने क्या किया, तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर सजाया। मेंडलीफ को आने ही पहली बार तत्वों को एक आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल बोल सकते हैं वो बनाकर सजाया। इसने क्या किया कि अपने आवर्त सारणी दो तरह का लाइन बनाया। एक तो जो हॉरिजेंटल लाइन था या क्षैतिज लाइन था इसको आवर्त बोला, और जो वर्टिकल लाइन था उसको वर्ग बोला। आवर्तों की संख्या 7 थी और वर्गों की संख्या 9 थी। अब बात करते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। दूसरा पूछता है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया, इसी बात को अलग भाषा में। और तीसरा जो क्वेश्चन देता है यहाँ से बार बार, वो देता है कि आधुनिक आवर्त सारणी को किस आधार पे सजाया गया है। जी हाँ, तो देखिए इसमें बात करें तो पहली बार आधुनिक आवर्त सारणी में, अभी तक आप जितना भी पढ़े आवर्त सारणी या जो भी अलग अलग नियम, वो सब में हम लोग परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के आधार पर देखे कि तत्वों को सजाया गया। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में मोसले ने पहली बार क्या किया कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया, यानी बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर सजाया। और क्या कहा, इन्होंने कहा कि तत्वों को अगर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के अनुसार सजाया जाए तो एक निश्चित समय के बाद इनका भौतिक और रासायनिक गुण का आवर्त फलन होता है, मतलब रिपीट करता है गुण। तो आधुनिक आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें हम लोग, तो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु संख्या यानी क्रमांक के आधार पे सजाया गया है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि किस आधार पे सजाया गया है। इसमें और नया क्या हुआ, तो हम लोग जो पहले मेंडलीफ का आवर्त सारणी पढ़े उसमें हॉरिजेंटल लाइन जिसको आवर्त बोला गया था उसका संख्या 7 था, तो उसकी संख्या को यहाँ भी 7 रहने दिया गया। लेकिन जो वर्ग यानी वर्टिकल लाइन था उसकी संख्या 9 से बढ़ा के 18 कर दी गई। तो ये कुल मिला के हमारा एक छोटे से वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास था तत्वों के वर्गीकरण को। आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।